नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी हुई हैं। इस चैनल में आने के लिए, ज्योतिष विज्ञान काशी चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। थैंक यू सो मच। बताइए आज आपकी क्या क्वेरी है? आज मेरी क्वेरी कुंडली से ही रिलेटेड है जी। मुझे ये जानना है कि कर्क लग्न वाले बहुत भावुक होते हैं, ऐसा कहा जाता है जी। तो इसके बारे में कुछ हम लोगों को कुछ बताइए कि कर्क लग्न वाले कैसे भावुक होते हैं। देखिए, कर्क लग्न जो होता है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा अगर जिसका स्वामी हो जाता है उसके कारण वैसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। भावुक होने का कई इसमें कारण, वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, कड़े डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होती है निर्णय लेने की वो चूक जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको बताऊं, दुनिया के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडली अगर आप देखें, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हुए हैं, जो कि पॉलिटिशियंस को कहा जाता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन मैनिपुलेटिव नहीं है, ठीक है, अगर थोड़ा सा जिसको कहें कि थोड़ी मात्रा में अगर कनिंगनेस नहीं है उसके अंदर, तो वो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे आपको बड़े पॉलिटिशियंस मिलेंगे जिनकी लग्न कुंडली कर्क होती है। कर्क कुंडली वाले बहुत सारे आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे। कारण क्या है कि कर्क कुंडली में जो सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट होता है वो मंगल होता है। पंचमेश और दशमेश होने के कारण वो योग कारक हो जाता है, और मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। मंगल लड़ने की शक्ति देता है, जुझारूपन है। मंगल जीतने की महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को। तो इसलिए कर्क में ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक तरफ बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो दूसरी तरफ ये लोग बहुत ज़्यादा जुझारू हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। तो आज देखते हैं, तो कर्क पर थोड़ा सा चर्चा और करते हैं। कोई कुंडली लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे आपके सामने देखिए, ये है कर्क असेंडेंट, 4 नंबर होता है इसका, लग्न 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब चंद्रमा इसमें देखिए 2 चीज़ होती है। अगर चंद्रमा नीच का हो जाए या उच्च का हो जाए तो अलग अलग परिणाम देगा। अगर चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाए तो व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बना देता है, बहुत बुद्धिमान बना देता है, क्योंकि संतान बहुत अच्छी होती है। लेकिन वही चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए तो व्यक्ति बहुत हेल्दी हो जाता है, यानी बल्की हो जाता है, मोटा हो जाता है और सेहतमंद हो जाता है। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस लग्न के साथ। शुक्र अगर जो दूसरा भाव है वो है धनेश, जो यहाँ पर सूर्य हो जाते हैं, दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। चूंकि दूसरे भाव को हम न्यूट्रल कहते हैं तो इसका स्वामी न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यही अगर सूर्य अगर अपने ही भाव में, दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो ये मान सम्मान, संपत्ति, धन, वैभव खूब लाते हैं, और वो व्यक्ति घर में उसका ट्रीटमेंट एक किंग की तरह, एक राजा की तरह वो ट्रीट किया जाता है। ये इसके साथ एक बहुत प्लस पॉइंट है। अब आते हैं बुध पे। देखिए, यहाँ पर बुध ग्रह जो होता है इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो तीसरा और 12वें भाव का स्वामी हो जाता है। और दूसरी बात, तो एक तो त्रिषडाय का स्वामी हो गया और एक त्रिक भाव 12वें भाव का स्वामी हो गया। दूसरी बात, वो जो बुध होता है वो चंद्रमा को अपना एनिमी समझता है, अपना शत्रु समझता है। अगर बुध इस कुंडली में बली हो जाता है, खासकर कर्क कुंडली में, कर्क लग्न वाली कुंडली में, तो बहुत खराब रिजल्ट देता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज करिए तीसरे भाव में आकर बुध बैठ जाए, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मच मिसहैप इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। बहुत ज़्यादा परेशानी वो लाएगा, तो कुंडली को वो खराब कर देगा, जल्दी कोई सफलता नहीं मिलती। उसी तरह शुक्र को देखिए तो सबसे न्यूट्रल का स्वामी हो, अरे केंद्र, चतुर्थ भाव यानी केंद्र का स्वामी होकर वो न्यूट्रल हो जाता है, और 11वें भाव का स्वामी होकर वो त्रिषडाय हो जाता है। सबसे बली त्रिषडाय का वो स्वामी हो जाता है, यानी वो भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन अगर कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा बली हो, अगर शुक्र बली हो जाएगा तो कुंडली को खराब कर देगा। मान लीजिए शुक्र यहाँ पे उच्च का हो जाए तो वो कुंडली को खराब कर देगा, या वो किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे वो बली हो जा रहा है, वो कुंडली को खराब कर देगा। अगर यही शुक्र आके 4th हाउस में बैठ जाए, वो कुंडली के लिए वो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। अपनी अश्वा राशि का हो जाए, नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन वही अगर चंद्रमा बली हो जाए तो शुक्र और बुध इतना खराब नहीं करेंगे कुंडली को।
लेकिन एक बात और है कि चंद्रमा अगर स्वराशि का यानी अगर असेंडेंट में चंद्रमा बैठ जाए, देखिए भगवान श्री राम की कुंडली में भी यही था कि लग्न में उनके चंद्रमा बैठा था, कर्क लग्न की उनकी भी कुंडली थी और वहाँ जाकर वो चंद्रमा बैठ गया था और वो उसने बहुत उनको कितना उनको जीवन में संघर्ष करना पड़ा, ये हमसे किसी से भी छुपा नहीं है। मंगल 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 करेगा इस कुंडली के लिए। मंगल बहुत बड़ा योग कारक होता है, कारण वह न केवल पंचम भाव यानी एक त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, बल्कि सबसे बली केंद्र दशमेश का भी स्वामी हो जाता है। तो मंगल कहीं भी बैठेगा वो अच्छा ही अच्छा करेगा। और मंगल अगर मान लीजिए सप्तम भाव में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च पोजीशन पर जाता है। लेकिन यही मंगल अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो स्पाउस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है, कारण क्योंकि बहुत तगड़ा मांगलिक हो जाता है व्यक्ति। और अगर दूसरा पार्टनर उसका इतना मांगलिक नहीं है तो मंगल अगर उसका कमज़ोर है तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है। यही मंगल अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो धर्म पत्नी उनको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, बहुत डोमिनेटिंग मिलेगी, बहुत पैसे वाली घर से आई ही होगी। उस व्यक्ति के पार्टनर्स बहुत बली होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठकर सप्तम भाव को अर्गला दे रहा है, इसलिए मंगल यहाँ पर बहुत शुभ हो जाएगा। गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, कर्क कुंडली के लिए, कारण कि वो 6th हाउस का त्रिक, जो 6th हाउस त्रिक भाव का भी स्वामी होता है, त्रिक भाव भी होता है 6th हाउस, और त्रिषडाय भी होता है। तो वो हो जाने से वो गड़बड़ करता है। और अक्सर देखा गया है कर्क लग्न की कुंडली में कई बार वो अगर उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है मंगल की, यानी अगर वो लग्न में बैठ जाए या तीसरे भाव में बैठ जाए या वह 11th हाउस में जाकर बृहस्पति देव बैठ जाए गुरु, तो वो सेपरेशन करा देता है वाइफ से, इसलिए बहुत खतरनाक होता है। अब बचता है हम लोगों का आखिरी ग्रह शनि। कर्क के लिए शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, खासकर वैवाहिक जीवन के लिए एकदम अच्छा नहीं होता। अगर शनि उच्च का हो जाए यानी 4th हाउस में जाकर मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन बर्बाद कर देगा। वही 10th हाउस में बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा दे देगा, लेकिन जो स्पाउस होगा उसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती है, ये देखा गया है। लेकिन वहीं अगर ये 7th हाउस में जाकर बैठ जाए, अपनी राशि मकर राशि में बैठ जाए, तो बहुत मान सम्मान और इज्जत देता है और व्यक्ति की आयु को लंबा कर देता है, लेकिन रोग कारक भी बना देता है। आयु तो लंबी होगी लेकिन व्यक्ति रोते रोते ही मरेगा, उसकी डेथ बहुत अच्छी नहीं होती है। ये इस कुंडली की खास बात है। अगर कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए ये सुधीर रस्तोगी जी की कुंडली है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इनकी कुंडली में देखिए मंगल जाकर नीच का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शनि इनका उच्च का है, शनि उच्च का है और इनकी जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ज़्यादा खराब रहा है। इसलिए एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छा नहीं होता है। और मंगल भी ये जाकर यहाँ नीच का हो गया है, और लग्न में नीच का हो जाने से मंगल शरीर पर बहुत अच्छा, शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये आज हम लोगों ने कुछ बातें जानी कर्क कुंडली के बारे में। कर्क कुंडली के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो छोटी सी टिप है कि जिसकी कुंडली कर्क राशि हो या कर्क लग्न हो जिसका, उसको हनुमान जी को की शरण में जाना चाहिए। सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा ग्रह हो, खराब ग्रह हो, दुर्योग पड़ा हो, सुयोग पड़ा हो, हनुमान जी को सब सौंप दीजिए, अर्पण कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी जीवन को वो उठाते हैं और कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ठीक है। ये कहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए फिर से कि मेरा जो भी परामर्श है पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए आप बिना किसी संकोच के मुझे आप व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।